नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी से प्रकाशित कक्षा 8वीं के लिए हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 एक आशीर्वाद, जिसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार जी। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि उत्तर अनावश्यक रूप से बड़े न हों और पूछे गए प्रश्न के एकदम सटीक उत्तर हों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला विभाग है मेरी समझ से। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं और इसी में दूसरा प्रश्न दिया है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब पहला प्रश्न है कविता में किसे संबोधित किया गया है। पहला विकल्प है युवा वर्ग को, दूसरा है नागरिकों को, तीसरा है बच्चों को और चौथा है श्रमिकों को। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चों को। कविता में बच्चों को आशीर्वाद दिया गया है और इसका कारण हम लिखेंगे कि हमने ये उत्तर क्यों चुने कि कविता में जा शब्द का प्रयोग करते हुए कवि एक बच्चे या अगली पीढ़ी से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर चलना सीखें। इन सभी पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि यह संदेश एक बालक को उसके भविष्य के लिए दिया गया आशीर्वाद है। यही कारण है कि इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हमने बच्चों को चुना है। दूसरा प्रश्न है कि तेरे स्वप्न बड़े हों। इस पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है। पहला विकल्प है कल्पना की उड़ान भरना, दूसरा विकल्प है आकांक्षाएं और रुचियां रखना, तीसरा विकल्प है बहुत सी उपलब्धियां पाना और चौथा विकल्प है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो इसके उत्तर हैं दो उत्तर, आकांक्षाएं और रुचियां रखना तथा बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। कारण हम बताएंगे कि इन दोनों विकल्पों का चुनाव क्यों किया गया। तो हम लिखेंगे यहाँ स्वप्न का अर्थ केवल कल्पना नहीं बल्कि उच्च आकांक्षाओं, गहरी इच्छाओं और महान लक्ष्यों से है। कवि चाहता है कि हर बच्चा अपने जीवन में ऐसे सपने देखे जो उसे जमीन से उठाकर बुलंदियों तक ले जाएं। तीसरा प्रश्न है उंगली जलाएं। पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है। पहला विकल्प है चुनौतियों को स्वीकार करना, दूसरा विकल्प है प्रकाश का प्रसार करना, तीसरा विकल्प है अग्नि के ताप का अनुभव करना और चौथा विकल्प है कष्टों से नहीं घबराना। तो इसके उत्तर में भी हम दो विकल्प चुनेंगे। पहला है चुनौतियों को स्वीकार करना और दूसरा कष्टों से नहीं घबराना। और इसका कारण हम लिखेंगे कि हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। इसका भावार्थ है कि जीवन की रोशनी को पाने के लिए कठिनाइयों और पीड़ा का सामना करना होगा। यहाँ उंगली जलाना संघर्ष और तकलीफों को झेलने का प्रतीक है। यही कारण है कि इन दोनों उत्तरों का चयन किया गया है। चौथा प्रश्न है अपने पांवों पर खड़े हों। पंक्ति से क्या आशय है। पहला विकल्प है अपने पैरों पर खड़े होना, दूसरा सफलता प्राप्त करना, तीसरा कठिनाइयों का सामना करना और चौथा आत्मनिर्भर होना। तो इसका जो सही उत्तर होगा उसके रूप में दो विकल्प चुने गए हैं। पहला कठिनाइयों का सामना करना और दूसरा आत्मनिर्भर होना। कारण हम लिखेंगे कि ये दोनों विकल्प क्यों चुने गए हैं। अपने पांवों पर खड़े हों का अर्थ है स्वावलंबी बनना, दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद अपने बलबूते आगे बढ़ना। साथ ही जीवन में आने वाली चुनौतियों से साहस पूर्वक जूझना भी इसका निहित अर्थ है। यानी एक अर्थ इसका यह भी निकलता है। दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद अपने बलबूते आगे बढ़ने को आत्मनिर्भर होना कहते हैं और चुनौतियों से साहस पूर्वक जूझना, कठिनाइयों का सामना करना कहा जाएगा। तो यही कारण है कि ये दोनों उत्तर चुने गए। आइए चलते हैं अगले विभाग में, जिसका नाम है मिलकर करें मिलान। निर्देश दिया है कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अब पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से मिलाइए। तो पंक्ति है स्तंभ 1 में भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। दूसरी पंक्ति है हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। तीसरी पंक्ति है चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। और चौथी पंक्ति है हंसें मुस्कुराएं गाएं। स्तंभ 2 में जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें दिया गया है विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना। दूसरी पंक्ति है सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें।
कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। तीसरी पंक्ति है भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना करना, और चौथी पंक्ति है असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हठ और प्रयास करना। अब हमें स्तंभ 1 में जो पंक्ति आई है उसका सही भाव दूसरी तरफ स्तंभ 2 में कौन सा है, इसका मिलान करना है। तो मिलान इस प्रकार है। पहली पंक्ति है भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इसका भाव या भावार्थ है कि भावनाओं में न बहकर वास्तविकता का सामना करना। दूसरी पंक्ति है हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। इसका अर्थ होगा विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना। तीसरी पंक्ति है चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, जिसका भावार्थ होगा असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हठ और प्रयास करें। और चौथी पंक्ति है हंसें मुस्कुराएं गाएं। इसका भावार्थ होगा सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। आइए चलते हैं अगले विभाग में, जिसका नाम है पंक्तियों पर चर्चा। निर्देश दिया गया है कि पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। पहली पंक्ति है जा तेरे स्वप्न बड़े हों। अब इनका क्या अर्थ हमें समझ में आया, हमें ये लिखना है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि यह एक शुभकामना है जिसमें कवि बालक को प्रेरित करते हुए कहता है कि उसके सपने बड़े हों, यानी वह जीवन में ऊंचे लक्ष्य बनाए, महान बनने की आकांक्षा रखे और अपने सपनों को साकार करने का साहस भी रखे। तो इस पंक्ति का यही अर्थ है। दूसरी पंक्ति है जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इसका उत्तर हम लिखेंगे यहां कवि कहता है कि बच्चों को केवल भावनाओं की गोद में नहीं रहना चाहिए, बल्कि यथार्थ है अर्थात वास्तविकता के धरातल पर आकर वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखना चाहिए। यह पंक्ति व्यावहारिकता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। तीसरी पंक्ति है चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। इस पंक्ति का अर्थ लिखते हुए हम उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय है कि बच्चा सिर्फ साधारण इच्छाओं तक सीमित न रहे, बल्कि उसे उन लक्ष्यों के लिए भी ललक और जिद होनी चाहिए जो बहुत ऊंचे और कठिन लगते हैं। अप्राप्य चीजों को पाने की जिद और प्रयास ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आइए चलते हैं अगले विभाग पर, जो है अनुमान और कल्पना से। निर्देश है अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। प्रश्न है कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है, आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन हो सकते हैं और क्यों? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि बड़े सपने वे होते हैं जो न केवल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, बल्कि समाज और देश के लिए भी उपयोगी हों, जैसे सभी को शिक्षा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, विज्ञान या कला में कुछ अनूठा करना, किसी गरीब की मदद करना या देश के लिए कुछ करना। ये सपने बड़े इसलिए हैं क्योंकि इनसे दूसरों का भी जीवन सुधरता है, सिर्फ अपना नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम ये बातें लिखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना चाहिए और क्यों? संकेत भी दिया गया है कि योजना बनानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, यानी सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं होगा, इच्छा के साथ और भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती है सपनों को पाने के लिए, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सपनों को पाने के लिए केवल ललक काफी नहीं होती, साथ में स्पष्ट योजना, नियमित प्रयास, धैर्य और कठिनाइयों को झेलने की ताकत भी जरूरी है। बिना इन सब के सिर्फ चाहत से कुछ नहीं मिलेगा। जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उन्हें त्याग, अनुशासन और निरंतर मेहनत करनी होती है। अगला प्रश्न है कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है, आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? अब कल्पना करनी है कि जो हम सपना देखते हैं वही हमारा दोस्त हो गया है, हमें उससे बातचीत करनी है, तो हम क्या बात कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि मैं अपने सपने से कहूंगा तू मेरे साथ हमेशा बना रहना, जब मैं थक जाऊं तो मुझे हिम्मत देना, अगर कभी हारने लगूं तो मुझे याद दिलाना कि तू ही मेरा असली लक्ष्य है, मैं तुझसे दूर न हो जाऊं इसलिए तू मुझे रास्ता दिखाते रहना।
तो हम ये बात अपने सपने मित्र से कहेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों देंगे? जैसे कविता में कवि ने नई पीढ़ी को, बच्चों को आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही यदि तुम्हें मौका मिले, किसको आशीर्वाद देंगे, क्या देंगे और क्यों देंगे? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि मैं अपने छोटे भाई या बहन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि उनके सपने भी बड़े हों और वे उन्हें पूरा करने की क्षमता रखें, क्योंकि हर बच्चे को उड़ने के लिए आसमान मिलना चाहिए, और अगर वे मजबूत बने तो न केवल वे खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि समाज को भी दिशा देंगे। आइए चलते हैं अगले विभाग में, जिसका नाम है कविता की रचना। प्रश्न है कि इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी। अब उन विशेषताओं को लिखिए तथा कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। तो जिस तरह से सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते बताया गया है, इसी तरह हम और कौन कौन सी विशेषताएं इस कविता में देख सकते हैं, तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। हम उत्तर में लिखेंगे कि कविता की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता मानवीकरण। मानवीकरण का अर्थ होता है जो मनुष्य नहीं है उसको मनुष्य जैसा दर्शाना। तो मानवीकरण हुआ है सपनों का, कि सपनों को मनुष्य की तरह पेश किया गया है, जो हंसते, मुस्कुराते, गाते, रूठते और जलते हैं। दूसरी विशेषता है प्रेरणात्मक शैली, यानी यह पूरी कविता एक शुभकामना और प्रेरणा की तरह है, जो किसी को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी विशेषता है संदेशात्मक भाषा। कविता सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि जीवन का एक मजबूत संदेश भी देती है। चौथी विशेषता है कल्पनाशीलता और यथार्थ का मेल। कवि ने सपनों की उड़ान के साथ साथ यथार्थ धरातल पर पैर रखने की भी सीख दी है। और पांचवी विशेषता है भावनात्मक गहराई। इस कविता में स्नेह, चिंता, आशा और प्रेरणा का सुंदर मिश्रण है, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को जीवन के लिए तैयार करता हो। तो हम कविता की रचना में कविता की ये विशेषताएं बताएंगे, लिखेंगे। आइए चलते हैं अगले विभाग में, जिसका नाम है सृजन। निर्देश दिया गया है कि इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है स्वप्न। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना, और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाइए। अब उदाहरण के लिए दिया है कि बादल को घिरते देखा है, गरजते देखा है, बरसते देखा है। तो इसी तरह हमने एक बादल संज्ञा ले ली और उसके बाद घिरते देखा, गरजते देखा, बरसते देखा, ये सब क्रिया शब्द प्रयोग करके नई कविता बना ली। तो ऐसे ही हमें एक दूसरी कविता बनानी है और उसे कक्षा में सुनानी है और पुस्तिका में लिखनी है। तो हम नई कविता बनाएंगे इस प्रकार। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि एक संज्ञा शब्द चिड़िया को केंद्र में रखकर विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी कविता निम्नलिखित है। क्या कविता लिखेंगे कि चिड़िया को चहचहाते देखा है, फुदकते देखा है, उड़ते देखा है, तिनके लाते देखा है, घोंसला बनाते देखा है, चूजों को दुलारते देखा है, आकाश नापते देखा है, हर सुबह गीत सुनाते देखा है। अब इस कविता में भी एक चिड़िया है जो संज्ञा है, बाकी सब क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को मिला करके एक कविता तैयार हो गई। तो इस तरह की कविता आप कोई और संज्ञा शब्द इसकी जगह रख करके नई कविता बना सकते हैं यदि आप चाहें तो। अगला विभाग है कविता का शीर्षक। प्रश्न दिया है कि इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है जो कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी एक आशीर्वाद शब्द पूरी कविता में नहीं आया हुआ है। यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? मान लीजिए कोई ऐसा शब्द इस कविता का शीर्षक बनाना हो जो कविता में आया हुआ है, तो प्रश्न है कि हम कौन सा शब्द चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि कविता के भावों के आधार पर कुछ संभावित शीर्षक और उनके कारण नीचे दिए गए हैं। पहला शीर्षक होगा तेरे स्वप्न बड़े हों। कारण इसका है कि इस पंक्ति को शीर्षक के रूप में चुना जा सकता है क्योंकि यह कविता का सबसे महत्वपूर्ण
और बार बार दोहराया गया हिस्सा है। दूसरा शीर्षक हो सकता है स्वप्न। यह शब्द भी एक अच्छा शीर्षक हो सकता है क्योंकि पूरी कविता इसी संज्ञा शब्द पर आधारित है। कविता में सभी क्रियाएं चलना, रूठना, मचलना, हंसना, ललचाना सपनों को पूरा करने की यात्रा का हिस्सा है, अतः यह भी एक अच्छा शीर्षक हो सकता है। आइए चलते हैं अगले विभाग में जिसका नाम है भाषा की बात। प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। अब यहाँ पर स्वप्न दिया गया है और बताया गया कि ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर सपनों से जुड़े हुए आप कुछ शब्द लिखिए। तो हम लिखेंगे स्वप्न से जुड़े अलग अलग शब्दों को, जिसमें हम कल्पना लिखेंगे, लक्ष्य लिख सकते हैं, प्रेरणा लिख सकते हैं, आकांक्षा लिख सकते हैं, संघर्ष लिख सकते हैं, यथार्थ लिख सकते हैं, आत्मविश्वास, उड़ान और दृढ़ निश्चय लिख सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे सपना लिख सकते हैं, ख्वाब लिख सकते हैं, अभिलाषा लिख सकते हैं, उम्मीद लिख सकते हैं, भविष्य दृष्टि भी लिख सकते हैं, स्वप्न लोक भी लिख सकते हैं और स्वप्निल भी लिख सकते हैं। तो हम चाहे ऊपर बॉक्स में दिए गए शब्द लिखें या फिर हम नीचे लिखे हुए शब्द लिख सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ न देते हों। यानी इस ओर कविता से कुछ चुनकर शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो शब्द दिए गए हैं इसमें ज्यादातर शब्द जो हैं वह इधर वाले शब्द के समानार्थी हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं, पर कोई एक ऐसा है जिसका अर्थ शब्द जो दिए गए हैं कविता से उनके समान नहीं है, तो हमें उसी को घेरना है। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी वाली पंक्ति में दिया है तो धरा, वसुधा और अवनी, इन तीनों का अर्थ पृथ्वी होता है, किंतु सुता का अर्थ बेटी होता है, इसलिए इसे घेर दिया गया है। तो हमें अन्य पंक्तियों में भी ठीक यही कार्य करना है कि इधर दिए हुए शब्द से मिलता जुलता अर्थ जिस शब्द का नहीं होगा उसे हम यहां से हटा देंगे। तो दूसरा शब्द है चांद। तो मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, शशि का अर्थ चंद्रमा होता है, निशाकर का अर्थ चंद्रमा होता है, मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है। तो यहां पर मधुकर है जो चांद का अर्थ नहीं देता, इसलिए हम इसे घेर देंगे। अगला शब्द है तारे। सामने दिए गए शब्दों में नक्षत्र है जिसका अर्थ तारे होता है। सोम, यह एक रस है और एक दिन का नाम है, इसका अर्थ तारा नहीं होता, अतः हम इसे ही घेरेंगे। अगला तारक है और उडुगण है, तो इन सभी का अर्थ तारे होता है, केवल सोम का अर्थ तारा नहीं होता है, अतः हम इसे घेरेंगे। अगला शब्द है रोशनी। रोशनी का अर्थ प्रकाश होता है, रोशनी का अर्थ उजाला होता है, आलोक होता है। लालिमा का अर्थ लाली होता है, रोशनी नहीं होता, अतः यह जो है रोशनी का समानार्थी शब्द नहीं है। इसी तरह अगला शब्द है स्वप्न। तो स्वप्न, सपने का अर्थ स्वप्न होता है, इच्छा का अर्थ स्वप्न होता है, कल्पना का अर्थ स्वप्न होता है, यथार्थ का अर्थ सत्य होता है, अतः हम इस पर ही घेरा बनाएंगे। और अगला शब्द है दिया। अब इसमें पहला शब्द दीन। दीन का अर्थ होता है असहाय, ज्योति का अर्थ होता है दिया, दीपक का अर्थ भी दिया ही होता है और प्रदीप का अर्थ भी दिया होता है, अतः दीन शब्द जिसका अर्थ कमजोर होता है यही इसमें अलग है। तो घेरे गए शब्द समानार्थी शब्द नहीं है दिए गए शब्दों के, अतः इन पर गोला लगा हुआ है, तो इस तरह आप अपनी पुस्तिका में इन्हें लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले विभाग में जिसका नाम है आना जाना। निर्देश दिया गया है कि आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। कक्षा में दो समूह बनाइए, एक समूह का नाम आना और दूसरे समूह का नाम जाना होगा। अब अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक वाक्य बनाइए और उन्हें चार्ट पेपर पर चिपकाकर अपनी कक्षा में लगाइए, और कक्षा में लगाने से पहले अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आना समूह। पहला वाक्य हम बनाएंगे, मैं स्कूल रोज समय पर आता हूं, माँ ने मुझे बुलाया तो मैं तुरंत आया, बारिश के बाद ठंडी हवा आई। इसी तरह जाना समूह के वाक्य भी बनाए जाएंगे कि बच्चे पार्क में खेलने जा रहे हैं, वह स्कूल रोज जाती है, बारिश होने से पहले ही हम घर चले गए।
तो ये सब क्रियाएं आना और जाना समूह की हैं। आप चाहें तो ऐसे और भी अधिक वाक्य बना सकते हैं, अपनी पसंद के वाक्य बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले विभाग में, जिसका नाम है डायरी। निर्देश दिया है कि हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब कब हंसे, कब कब मुस्कुराए और कब कब गाए, कब कब रूठे और कब कब मचले। यानी डायरी में एंट्री करनी है कि आप पूरे दिन में कब हंसे, कब मुस्कुराए, कब गाए, कब रूठे, कब मचले। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मेरी डायरी एक दिन की झलक। तारीख लिखेंगे 18 जुलाई 2025। स्थान लिखेंगे घर। और फिर लिखेंगे आज का दिन कई भावनाओं से भरा रहा। और सबसे पहली एंट्री करेंगे सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे क्या हुआ था? जब मम्मी ने प्यार से उठाया और गर्मा गर्म पराठे परोसे तो मैं मुस्कुरा उठा। माँ का स्नेह दिन की सबसे प्यारी शुरुआत थी। इसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे 9 बजे। ऑनलाइन क्लास में दोस्त ने मजाक किया तो हम सभी हंसने लगे। वह पल बहुत हल्का फुल्का था। अगली एंट्री करेंगे 11 बजे। पढ़ाई करते करते जब मेरा मन ऊब गया तो मैंने अपना पसंदीदा गाना सुना, मेरी जान तिरंगा है, इसे लगाया और गुनगुनाने लगा। उस पल ने मुझे तरोताजा कर दिया। अगली एंट्री करेंगे 1 बजे दोपहर। लिखेंगे कि दोपहर के खाने में मेरी पसंद का खाना नहीं था तो मैंने थोड़ा सा मुंह फुला लिया, यानी थोड़ा रूठ गया। 2:30 बजे की एंट्री करेंगे कि मम्मी ने चॉकलेट दे दी, मैं फिर से मुस्कुरा उठा और रूठना खत्म हुआ। शाम 5 बजे की एंट्री करेंगे, जब पापा ने शाम को खेलने नहीं जाने दिया तो मैं मचल गया और लगभग आधे घंटे तक उदास होकर बैठा रहा। शाम के 7:30 बजे की एंट्री करेंगे कि टीवी पर मेरा पसंदीदा प्रोग्राम तारक मेहता का उल्टा चश्मा आया तो मैं हंसता रहा और पूरे दिल से गाया भी। और आखिरी एंट्री करेंगे रात के 9 बजे कि सोने से पहले मम्मी पापा के साथ समय बिताया, उनके साथ बातें की, हंसे और दिन भर की थकान मिट गई। तो इस तरह हम डायरी की एंट्री कर सकते हैं। इसमें से आप चाहें तो 2-1 एंट्री कम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 2-1 एंट्री और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम डायरी में यह बताएंगे कि हम मुस्कुराए कब, हंसे कब, रोए कब, गुनगुनाए कब, मचले कब और जिद कब किए। तो इस तरह की चीजें हम लिख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाठ से आगे के प्रश्नों को, जो संकलित है पृष्ठ संख्या 41 से 44 तक। और इसमें सबसे पहला विभाग है आपकी बात। पहला प्रश्न इसमें है कि कविता के माध्यम से बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में आपको अपने माता पिता, अध्यापक एवं परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि आप भी अपने छोटों के प्रति किसी न किसी प्रकार की शुभेच्छा प्रकट करते हैं, उन्हें लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों का हमें उत्तर देना है कि हमें अपने माता पिता, अध्यापक और परिजनों से क्या आशीर्वाद मिलते हैं और हम अपने से छोटे लोगों को क्या आशीर्वाद देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मुझे अपने माता पिता, अध्यापक और परिवारजनों से निम्नलिखित आशीर्वाद मिलते हैं। माता पिता से ईमानदारी और मेहनत से काम करने का, सच्चाई के मार्ग पर चलने का, हर परिस्थिति में धैर्य और संयम रखने का और जीवन में बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद मिलता है। अध्यापक से क्या आशीर्वाद मिलता है? ज्ञान अर्जन करने का, परीक्षा में सफल होने का, सही निर्णय लेने का और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिजनों से क्या आशीर्वाद मिलता है? परिवार के और लोगों से कि मुश्किल समय में मजबूत बने रहने का, अपने कर्तव्यों को निभाने और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में जहां पर यह पूछा गया था कि हम अपने से छोटों को क्या आशीर्वाद देते हैं, तो अपने प्रिय छोटे भाई बहनों को हम आशीर्वाद देते हैं। कौन सा आशीर्वाद देते हैं? उज्जवल भविष्य की कामना का, स्वास्थ्य और सफलता की कामना का, चुनौतियों को आत्मविश्वास और धैर्य से पार करने की कामना का और हमेशा मुस्कुराते रहने की कामना करने का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी कामनाएं व्यक्त की जाती हैं। अगला विभाग है सपनों की बातें। प्रश्न है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, उन्हें एक पर्ची पर लिखें। पर्ची पर अपना नाम लिखना आवश्यक नहीं है। अपने अध्यापक द्वारा लाए गए डब्बे में अपनी अपनी पर्ची को डाल दें। अध्यापक एक एक करके इन पर्चियों पर लिखे सपनों को पढ़कर सुनाएं। सभी विद्यार्थी अपने अपने सुझाव दें कि उन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह के प्रयत्न करने होंगे, किस तरह की योजना बनानी होगी, किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जा सकता है, लक्ष्य प्राप्ति में संभावित चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। यानी इसमें अध्यापक एक डब्बा लेकर के आएंगे,
उसमें कुछ बच्चे अपनी इच्छाएं लिखेंगे और बाद में फिर इन इच्छाओं को पढ़ा जाएगा और इन पर प्रश्न जो बनेगा कि इन्हें पूरा करने के लिए, इन सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से प्रयास करने होंगे, किस तरह से योजना बनानी होगी, किससे और किस प्रकार का सहयोग लिया जाएगा और इस लक्ष्य प्राप्ति में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। तो मैं एक संभावित उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कक्षा में ऐसी एक्टिविटी भी आप अपने अध्यापक के साथ अवश्य कीजिए, वो करवाएंगे। अभी हम इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं जो कल्पना पर आधारित है। अब इसके उत्तर में हम एक पर्ची पर जो लिखा गया है उसके बारे में बात करें। पर्ची पर लिखा गया था कि मैं भविष्य में एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। मैं नई नई खोजें करके ऐसी तकनीक बनाना चाहता हूं जो हमारे देश को और बेहतर बना सके। मैं चाहता हूं कि अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे सभी को गर्व हो। यही मेरा सपना है जिसे मैं पाना चाहता हूं। मान लीजिए एक विद्यार्थी ने यह सपना, यह इच्छा व्यक्त की। अब इस सपने को पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न करना पड़ सकता है? तो सबसे पहला प्रयास कि मुझे विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वैज्ञानिक बनने के लिए स्कूल की सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने की कोशिश करनी होगी। विज्ञान से जुड़ी किताबें और डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी। इसके लिए क्या क्या योजना बनाना पड़ेगा कि मुझे हर दिन कम से कम 2 घंटे विज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान विषय को चुनकर आगे की पढ़ाई की योजना बनानी पड़ेगी और स्कूल में होने वाली विज्ञान प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा। अब अगली बात थी कि हम सहयोग किससे लेंगे, किस तरह के साधन उपलब्ध चाहिए हमको। अब अगली बात थी कि हम सहयोग के लिए उपलब्ध कौन कौन से साधन या किससे सहयोग लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि मैं अपने विज्ञान के अध्यापक से मार्गदर्शन लूंगा। मैं अपने माता पिता से पढ़ाई और कॉलेज के बारे में सलाह लूंगा। मैं इंटरनेट और लाइब्रेरी की मदद से नई नई जानकारी जुटाऊंगा। तो ये सारे सहयोग और संसाधन हैं जिनसे हमें सहायता मिलेगी। और अगला प्रश्न था कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। तो चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती प्रतियोगिता है। बहुत सारे छात्र वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। विज्ञान की पढ़ाई काफी मुश्किल और महंगी हो सकती है, तो यह भी एक दिक्कत हो सकती है। और कई बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो निराश होने की भी चुनौती हो सकती है। तो यह भी एक प्रकार की चुनौती है कि असफल होने पर भी हम निराश न हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है हमारे सपने। निर्देश है कि आपके माता पिता या अभिभावक अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जानते समझते हैं। वे उन्हें पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। अपने माता पिता या अभिभावक से उनके द्वारा देखे गए सपने और इच्छाओं के बारे में पूछिए कि वे क्या क्या करना चाहते थे या क्या करना चाहते हैं और नीचे दी गई तालिका में उन सपनों को लिखिए। आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं, यानी इसमें और परिवार के सदस्यों को ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं तालिका कैसी है और फिर इसे हम कैसे भरेंगे। तो यह रही तालिका, एक बनेगी। सदस्य पहले लिखे जाएंगे और इनके जो सपने हैं वो लिखे जाएंगे। अब सदस्यों में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा इत्यादि जो भी आपको मन करे, आप जिनका नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप उनसे बात करिए कि वो उनके क्या सपने थे, क्या वो बनना चाहते थे, क्या वो करना चाहते थे। आप चाहें तो अपने घर परिवार के द्वारा दिए गए उत्तर लिख सकते हैं, आप चाहें तो मेरे द्वारा दिए गए संभावित उत्तर लिख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। आइए देखते हैं हम इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सदस्य और घर के सदस्यों के सपने। सबसे पहले माता के सपने क्या थे कि डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि लोगों का इलाज कर सकें। पिता एक बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। दादाजी गांव में एक पुस्तकालय खोलना चाहते थे। दादी बहुत यात्राएं करना चाहती थी, घूमना चाहती थी। और नाना जी वह बच्चों को पढ़ाना चाहते थे और शिक्षक बनना चाहते थे। जबकि नानी घर में एक छोटा बगीचा बनाना चाहती थी। बहन पायलट बनकर आसमान में उड़ना चाहती है और भाई एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है। तो ये इन लोगों के सपने हैं। आपके घर में और जो लोग हैं आप उनको शामिल कीजिए। इसमें से जिनको आप निकालना चाहें उन्हें निकाल भी दीजिए। तो दोनों स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं, आप चाहे जैसे इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब अगले विभाग में चलते हैं जिसका नाम है सबके सपने। निर्देश है प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत से लोग सहयोग देते हैं, जैसे साग सब्जी विक्रेता, स्वच्छता कर्मी, रिक्शा चालक, सुरक्षा कर्मी आदि। इनमें से किसी एक का साक्षात्कार कीजिए, उनके सपने के विषय में जानिए। साक्षात्कार के समय कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर लिखते हुए हम लिखेंगे कि मैंने उनसे पूछा कि उनका सपना क्या है। उन्होंने बताया कि उनका सपना, सबसे बड़ा सपना है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और उन्हें वह काम न करना पड़े जो वो कर रहे हैं।
वह चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिले ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। और इसके लिए संभावित प्रश्न क्या-क्या है कि आपका नाम क्या है? आप यह काम कब से कर रहे हैं? आपका सपना क्या है? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं? आपके काम में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यह कार्य करें? तो ये जो संभावित प्रश्न हैं साक्षात्कार के दौरान पूछे जाने वाले, हम इन्हें लिख सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं। तो यह अपनी इच्छा के अनुसार है। आप चाहें तो इसमें कुछ प्रश्न और जोड़ दें, आप चाहें तो इसमें से कुछ एक प्रश्न अवश्य हटा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला विभाग है झरोखे से। निर्देश है कि आपने पढ़ा कि एक आशीर्वाद कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। अब आप पढ़िए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का एक प्रेरक उद्बोधन, जिनमें वे न केवल सपने देखने की बात करते हैं बल्कि सपनों को पूरा करने की योजना और प्रक्रिया के विषय में भी बताते हैं। आइए देखते हैं उद्बोधन। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिन पर डाक टिकट है, और इनका उद्बोधन प्रकाशित है सपनों की उड़ान के नाम से। उन्होंने लिखा है कि सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है, पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वह उतना का उतना ही है, और आज के युवा इसी दुविधा में है। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वह सबका फायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वह सारे अनुभव मिल सके जिसकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? आगे वे कहते हैं कि इसे संभव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है हम उसे बढ़ा सकें। दूसरा यह कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह समझ लेने से दूसरी हर चीज तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वह लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास के क्रम में अगले चरण तक पहुंचा सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला विभाग है साझी समझ। निर्देश दिया गया कि आपने एक आशीर्वाद कविता पढ़ी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपर्युक्त उद्बोधन भी पढ़ा है। अब आप इन दोनों पर कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए, यानी दोनों पर बातचीत करनी है। तो आप बातचीत कीजिए। मुझे बातचीत करनी हो तो मैं इस प्रकार करूंगा। चर्चा के लिए मुख्य बिंदु होंगे, दोनों रचनाओं में सपने के महत्व पर जोर दिया गया है, इस पर बातचीत की जाएगी। एक आशीर्वाद में कवि बालक को बड़े सपने देखने और आत्मनिर्भर बनने का आशीर्वाद देता है। डॉक्टर कलाम केवल सपने देखने की बात नहीं करते बल्कि उन्हें पूरा करने की योजना और प्रक्रिया भी बताते हैं। आज की दुनिया में असंख्य संभावनाएं और अवसर हैं, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और समय सीमित है, इसलिए समय का सदुपयोग और कार्यक्षमता बढ़ाना जरूरी है, यह भी चर्चा का विषय हो सकता है। और हम चर्चा शुरू करेंगे तो इसके लिए हम क्या क्या आपस में प्रश्न कर सकते हैं, वो इस प्रकार हैं कि एक आशीर्वाद में सपनों को लेकर कवि क्या संदेश देता है, इस बात पर चर्चा करें। डॉक्टर कलाम के अनुसार सपने पूरे करने के लिए क्या आवश्यक है, इस बात पर चर्चा करें। हमें अपने लक्ष्यों को सीमित दायरे में बांध लेना क्यों उचित नहीं है, इस बात पर भी चर्चा करें। समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है। और इन दोनों रचनाओं से अपने जीवन के लिए क्या प्रेरणा ली जा सकती है, या आपने अपने जीवन में क्या प्रेरणा ली, इस पर भी चर्चा की जा सकती है।
चर्चा का उद्देश्य यह समझना है कि सपने देखना ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की योजना बनाना है, समय का उपयोग करना है और मेहनत करना भी जरूरी है। इस बात पर भी चर्चा हो सकती है। अगला विभाग है खोजबीन के लिए। निर्देश है कला, विज्ञान, राजनीति, खेलकूद, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष यात्रा के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए किस तरह से योजना बनाई, क्या क्या संघर्ष किए, पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़िए। तो आप जब भी पुस्तकालय में जाएं तो जरूर ऐसे प्रेरक व्यक्तियों की जीवनी को पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। जैसे कला क्षेत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर, लता मंगेशकर, विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, खेल कूद के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम और मनोरंजन के क्षेत्र में राज कपूर, अमिताभ बच्चन आदि। आप इनके बारे में, इनकी जीवनियों को पढ़िए और देखिए कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह से प्रयास किया। तो ये थे इस अध्याय के सारे प्रश्न और उनके संभावित उत्तर, जो अपने आप में सबसे सटीक, सबसे छोटे और सबसे उपयुक्त हैं। आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। वीडियो पसंद आया हो तो अपनी जान पहचान के लोगों के साथ साझा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो अवश्य कर लीजिए और जुड़े रहिए इस तरह की और वीडियो के लिए। अब दीजिए विदा। धन्यवाद।